Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani, the most premier CBSE school in Bhiwani. Education partner, Bhiwani Public School, laying foundation for the child's success. ICS कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर. फूड पार्टनर, लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का. वेन्यू पार्टनर, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी. उसी पर विस्तार से बात करेंगे कि भिवानी में प्रशासनिक चुनौतियां क्या कुछ हैं, कानून व्यवस्था हो, शिक्षा में सुधार हो या फिर चिकित्सा व्यवस्था को उपलब्ध करवाना हो. इसके अलावा भी कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर हर रोज यहां की जनता को दो चार होना पड़ता होगा, लेकिन हर जो सुविधा है उन तक कैसे पहुंचाई जा रही है, कितनी चुनौतियां आ रही है, विस्तार से इस सत्र में उस पर बातचीत करेंगे. मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, सत्र का संचालन करेंगे. आप प्लीज मंच पर आइए रवि सर. इसके अलावा खास मेहमान इस सत्र के हमारे बीच में मौजूद हैं अजीत सिंह शेखावत साहब, एसपी हैं भिवानी के. आप जोरदार तालियां एक बार शेखावत जी के लिए हो जाएं. एसपी होने के नाते कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को किस तरीके से वहन वो कर रहे हैं, आज विस्तार से बात उनसे इस विषय पर होगी. डॉक्टर रघुवीर शांडियल जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर, सीएमओ भिवानी. जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर रघुवीर जी के लिए हो जाएं. राहुल नरवाल जी, एडीसी हैं भिवानी के. आप जोरदार तालियां एक बार नरवाल जी के लिए भी हो जाए, इनसे भी बातचीत होगी. और राजवीर सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, समाज सेवी हैं वो, अपनी तरफ से क्या कुछ समाज के लिए कर रहे हैं और कौन सी वो स्पेसिफिक योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचा रहे हैं जिससे कि उन्हें लाभ मिले. इस पर विस्तार से उनसे बातचीत होगी. ओवर टू यू रवि. शुक्रिया रंजना, भूमिका ना बांधते हुए, क्योंकि तमाम मेहमानों का परिचय आपने करवा दिया था. अभी चुनौतियों की अगर बात करें, सरकारी तंत्र जिस तरह से काम करता है, सरकार के द्वारा जिस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं उनको लागू किया जाना तमाम महकमों के अधिकारी कर्मचारियों का दायित्व है. और वो अधिकारी, चाहे प्रशासनिक अमले की बात करें, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राहुल नरवाल जी हमारे साथ हैं. पुलिस की क्या भूमिका रहती है, कोरोना काल में भी हमने देखा था, और उससे इतर अगर बात करें, कोरोना काल से भी इतर 24 घंटे अगर हिफाजत कोई करता है. हमने कारगिल योद्धाओं की अभी चंद मिनट पहले बात की थी, और वो बात बताना शायद हम नहीं भूलेंगे कि 13 जो शहीद थे वो अकेले भिवानी के थे, झुंझुनू के बाद, राजस्थान के झुंझुनू के बाद. तो भिवानी वो धरती जहां पर विकास कितना हो पाया है, उस विकास के मामले में बात करेंगे. और पहला सवाल एडीसी राहुल नरवाल साहब से. सर, पहला सवाल यही कि विकास के मामले में भिवानी को कहां खड़ा पाते हैं. अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सड़कों पर धूल उड़ती है, गलियां टूटी हुई हैं, दूसरी तमाम चीजें. आप डीएमसी भी हैं शहर में, इसके अलावा प्रशासन की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं. 49 साल पहले की भिवानी और आज की भिवानी, कितना फर्क मानते हैं आप? देखिए, नेशनल डेवलपमेंट या सिटी की डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो या चंडीगढ़ हो. ऐसे नहीं कह सकते कि अब सिटी फुली डेवलप्ड हो जाएगा. ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, चैलेंजेस आते रहते हैं, उन चैलेंजेस को हम कैटर करते रहते हैं. जहां तक आपने बताया कि सड़कों पर धूल उड़ती है, तो इसके लिए म्यूनिसिपल काउंसिल रेगुलरली मॉनिटरिंग करती है, वाटर स्प्रिंकलिंग करती है. जहां जहां सड़कों पे धूल है वहां पे उनको पक्का करने की कोशिश की जाती है. तो मेरे हिसाब से चैलेंजेस के साथ सिटी की डेवलपमेंट आगे बढ़ती रहती है. आज से 50 साल पहले जो भिवानी थी और आज भिवानी है, तो भिवानी वासी खुद महसूस करेंगे कि चीजें बदली है, आगे भी चीजें बदलेगी. आज से 10 साल बाद हम यहाँ बैठे होंगे तो चैलेंजेस अलग होंगे. तो सिटी की डेवलपमेंट रेगुलर प्रोसेस है, और जो जो प्रॉब्लम्स आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन उनका टेकअप करके पूरी तरह क्रियान्वयन करता है. योजनाओं पर बात करेंगे, भावी योजनाएं क्या रहेंगी. उससे पहले मैं राजवीर जी के पास जाऊंगा. सर, समाज सेवी हैं और विगत में हमने देखा था आसलवास दुबिया में विद्यालय है इनका, और विगत में हमने महसूस किया था जब कोरोना काल में कई सारे लोग दिवंगत हुए थे, उनके बच्चे अगर बात करें, निःशुल्क शिक्षा की अगर बात करें, 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जिनको निःशुल्क शिक्षा इनके संस्थान के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी. राजवीर जी, क्या मानते हैं 50 साल पहले के भिवानी और आज के भिवानी में कितना फर्क आपने पाया है? शिक्षा की बात करें, मेडिकल की बात करें, तमाम अधिकारी हमारे साथ हैं, प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी हैं, हमने शिक्षा के बारे में बात की थी. कितना फर्क, कितना अंतर महसूस करते हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा की पूरी टीम और यहाँ पर विराजमान सभी को नमस्कार. और जो बात आपने कही कि लास्ट 49 ईयर में कहाँ भिवानी कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इसकी अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो काफ़ी विकास हुआ है. क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे सूर्य बंसीलाल जी द्वारा स्थापित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान निभाया. उसके बाद जो है हमारा महिला कॉलेज, राजीव गांधी महिला कॉलेज, और पिछले कुछ वर्षों से ही चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो
अब जिसका कैंपस भी तैयार होने लग रहा है। और सबसे बड़ी मेडिकल की अगर बात करें तो वो भी बड़ा एक अहम जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है भिवानी में स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। पुलिस की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। कप्तान साहब हमारे साथ हैं। सर, यही सवाल कोरोना काल में हमने देखा था कि पुलिस सड़कों पर दिखी थी। आज भी जो है मास्क के इस्तेमाल के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। भले ही वैक्सीनेशन का जो कार्य था, जो टास्क था, काफी अहम था, वो भी लगभग जो है अगर भिवानी के संदर्भ में बात करें 98% वो पूरा हो चुका है। क्या कहेंगे पुलिस की भूमिका? 72 में जब भिवानी जिला बना था 1972 में पहली मर्तबा, उस वक्त की स्थिति, क्राइम की स्थिति और दूसरे तमाम पहलू, तमाम मुद्दे, पुलिस की भूमिका कितनी बदली है? पुलिस चौकियां भी बदली हैं, पुलिस थाने भी बदले हैं, पुलिस की भूमिका कितनी बदली है? जी, जब भिवानी अस्तित्व में आया था 14 जनवरी 1973 को इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ था। जी। 1973 में जब भिवानी जिले में टोटल 6 पुलिस स्टेशन थे और 6 ही चौकियाँ थी। मैं दादरी को इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त दादरी भी साथ में रहता था। उस वक्त का क्राइम का स्टैटिस्टिक देखें तो लगभग 2000 से 2500 के लगभग FIRs भिवानी में होती थी। आज के समय में ये बढ़कर लगभग 4300 से 4400 के आसपास हो चुकी है। इस तरह से आप देखेंगे कि क्राइम में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, नंबर ऑफ FIRs में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये भी देखने योग्य बात है कि उस वक्त की जनसंख्या, उस वक्त का सामाजिक परिस्थिति जैसी भी थी, उसके हिसाब से FIR में बढ़ोतरी हुई है। हम जघन्य अपराधों के बारे में देखें तो मर्डर के मामले में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं है। लगभग 20 से 25 मुकदमे उस वक्त 70s में दर्ज होते थे और आज के वक्त 30 से 35 मुकदमे हर साल दर्ज हो रहे हैं। उस वक्त जो सबसे बड़े अपराध थे वो शराब की तस्करी और NDPS के मामले काफ़ी ज़्यादा होते थे। आज के समय में जब हम देखते हैं तो बड़ी मात्रा में लिकर स्मगलिंग भी कम हुई है। साथ में NDPS के मामले जो लगभग 200 से 250 मुकदमे उस वक्त 1970s में जो दर्ज होते थे वो भी कम होकर 60s में आ चुके हैं। इस तरह से क्राइम का पैटर्न में भी आप देखेंगे कि काफ़ी बदलाव हुआ है। उस वक्त के जो मुकदमे थे, आजकल साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। महिला विरुद्ध अपराध हैं, उनमें दहेज प्रताड़ना के मामले हैं, उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से अपराध में कुछ चेंज हुए हैं, परंतु अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो भिवानी में इतने कोई अपराध में बढ़ोतरी नहीं हुई है। और जो समाज के हिसाब से जैसी बढ़ोतरी हुई है जनसंख्या में और समाज में परिस्थिति में, उसी हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा काल में अगर किसी समस्या ने सबसे ज्यादा लोगों को थकाया था, छकाया था तो कोविड, और कोविड की वजह से लोग काफी हलकान देखे गए थे। डॉक्टर रघुवीर संडीले जी हमारे साथ हैं। ना केवल मरीजों का उपचार वो मयसर हो पाया था लोगों को, बल्कि साथ ही साथ दूसरी तमाम सुविधाओं का टोटा भी देखा गया था। ऑक्सीजन प्लांट्स की चाहे बात करें या दूसरी तमाम दिक्कतों की बात करें। डॉक्टर साहब, आज की स्थिति की बात करें, भिवानी वो अस्पताल, जिस अस्पताल का मैंने जिक्र किया था, चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, कभी एशिया में नंबर 1 अस्पताल जिला मुख्यालयों की कैटेगरी में, एशिया का मैंने जिक्र किया, हरियाणा या भारत का नहीं किया, एशिया में नंबर 1 अस्पताल होता था। उस अस्पताल की स्थिति भी, क्योंकि अभी अगर चिकित्सकों की बात करें बेहद टोटा देखा जाता है। फिलहाल किस तरह की स्थिति और किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, सुधार की दरकार है? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जैसे कि सभी जानते हैं, भिवानी चौधरी बंसीलाल का गढ़ है। उन्होंने 77 में हमारे सिविल हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था और ये उस समय से लेकर के अब तक ये एशिया में पहले नंबर पर आया है। और उनके सहयोग से और बाकी जो इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं जो दी जा रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए PGI रोहतक के बाद OPD है, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, तो हरियाणा में रोहतक के बाद भिवानी का ही नंबर आता है। इसमें हर तरह की ऑपरेशन होते हैं, हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे पूरी भिवानी में 7 CHC हैं, 4 हमारे सब डिवीज़न हॉस्पिटल है, 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 300 बेडेड है। डॉक्टर साहब, माइक थोड़ा ऊपर कीजिएगा। और 300 बेडेड में हमने अभी 28 बेडेड हमारा ICU भी बना रखा है। रही मैन पावर की, मैन पावर हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर फैसिलिटी के बहुत कम है। वो ये मानते हैं कि डॉक्टर की कमी है, लेकिन यहाँ पर जो भी डॉक्टर पोस्टेड है वो एक डॉक्टर हो 4-5 डॉक्टरों का काम करता है।
लेकिन 70-80% लोग ये जहाँ आते हैं उनको सेटिस्फाइड किया जाता है। ये तो नहीं कहूँगा मैं कि सारे जो 100% आते हैं सर्विसेज के लिए सेटिस्फाइड होते होंगे, लेकिन 80% यहाँ की जो सुख सुविधाएं से लोग संतुष्ट हैं। और ये जैसे कि कोरोना काल में आया था, कोरोना काल में जितने पेशेंट हमारे यहाँ दाखिल हुए थे, सिर्फ भिवानी के लोग ही नहीं आए, आसपास के डिस्ट्रिक्ट, आसपास के स्टेट के लोग भी आए। हमारे प्रशासन की सहयोग से ऑक्सीजन की हमारी कोई कमी नहीं रही, लेकिन उसका एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए अब हमारे पास एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार है जिसकी कैपेसिटी 1000 पर मिनट लीटर के हिसाब से हम ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन प्लांट हम तो शाम में बनाने जा रहे हैं, जो 15-20 दिन में उसका काम शुरू हो करके अब नियर टाइम में वो भी फंक्शनल हो जाएगा। तो हमारी जो कोविड के संदर्भ में हमारे 22,000 के ऊपर हमारे जो केस आए थे वो सारे तकरीबन ठीक हुए हैं, लेकिन जो कोमोर्बिडिटी कहते थे जिसमें डेथ हुआ वो 300 के आसपास रही थी। बाकी हमारी जो फैसिलिटीज और मैन पावर को देखते हुए नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से हमारी काफ़ी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी रही हैं। और आपने देखा है कि डेंगू का भी प्रचलन होया था, दादरी है, हिसार है, हमारी रोहतक है जी, इनके कंपैरिजन में हमारे डेंगू के केस 356 ही रहे, जबकि वो 1000 के आसपास कवर कर गए। तो यहाँ के लोगों का में स्वास्थ्य अवेयरनेस और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो 2-2, 3-3 डॉक्टरों का काम करते हैं। आपको बड़ा अचंभा होगा कि हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में 77 डॉक्टरों की पोस्ट है, लेकिन स्पेशलिस्ट सिर्फ हमारे पास 8 ही हैं। चलिए, मुद्दा डॉक्टर साहब वही था कि स्पेशलिस्ट की अगर बात करें, स्टाफ नर्सिस की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, वो शायद बेहद उनकी कमतर संख्या होने के बावजूद वो काम करते हैं। एडी साहब हमारे साथ हैं। सर, कोरोना काल में हमने देखा था किस तरह से रातों रात जो है ऑक्सीजन की सप्लाई करते अधिकारी भी दिखे थे। अभी फिलहाल का क्या खाका है नई भिवानी बनाने के लिए? 50 साल की भिवानी जो गोल्डन जुबली मना रही है, उस भिवानी के लिए नई क्या स्ट्रेटेजी है? सवाल जी, देखिए, किसी भी सिटी के लिए 2 तरीके की अप्रोच होती है, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। जो शॉर्ट टर्म गोल्स हमने सोचे हुए हैं वो ये सोचे हुए हैं कि सैनिटेशन को लेकर और जो स्ट्रीट वेंडिंग जोन है उसको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। और लॉन्ग टर्म गोल्स जो सोचा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग, किरोड़ीमल पार्क की रिनोवेशन और लैंड यूटिलाइजेशन। तो अभी हमारा काम शॉर्ट टर्म गोल्स पे चल रहा है, जैसे सीएनडी वेस्ट की अपलिफ्टिंग हो, वाटर स्प्रिंकलिंग हो, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनको खत्म करना हो, और लॉन्ग टर्म गोल्स की हम खाका तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, देयर इज अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान जो डिस्ट्रिक्ट टाउन कंट्री प्लानर बनाता है, डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानर बनाता है 2041 AD। तो वो उसमें भी ये सारी चीज़ें होती है जो चैलेंजेस हैं या जो फ्यूचरिस्टिक विजन है किसी भी सिटी का, उसको देखकर बनाया जाता है। तो भिवानी आगे किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोर होएगी, किस तरह से न्यू कॉलोनीज डेवलप होएगी, कहाँ पे आपको बायो रेमेडिएशन करना होगा, वेस्ट का मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स पे हम काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हम ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पे वर्क करेंगे। 4 लेन का काम भी लगातार जारी है। बाईपास की जो किल्लत थी, बाईपास की दिक्कत थी, उस पर भी कहीं ना कहीं काम जारी है। मिनी बाईपास की बात करें या दूसरे तमाम बाईपास की बात करें, वहां पर भी काम जारी है। आपको लगता है कि नक्शा बदलेगा, तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, नक्शा बदलेगा और आप, मैं और हम सब मिलके ही बदलेंगे। सिर्फ एक से कुछ नहीं होगा, सभी को आगे बढ़कर भिवानी की जो आज की कंडीशन है और जो पहले थी और जो आगे आने वाली है, चेंजेस अपने आप दिखेंगे, भिवानी ही नहीं पूरी कंट्री में। पूरे कंट्री में। राजवीर जी, समाज सेवा की बात करें, कोरोना काल में भी हमने देखा था, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, दूसरी तमाम समस्याएं आपने भी देखी हैं, जानी है, समस्याओं का निदान भी किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि भिवानी उस तरीके से समृद्ध हो पाया जिस तरीके से दूसरे जिलों की बात करें, हिसार की बात करें, साथ लगता जिला हिसार, चाहे मेडिकल सुविधाओं की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, 40 किलोमीटर की दूरी पर रोहतक जिला जो कि लगातार जो है तरक्की की राह पर था, वजह क्या मानते हैं पिछड़ेपन की? क्योंकि जिस तरह से पिछड़ा था, निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि 4 मुख्यमंत्री दिए इस इलाके ने, क्यों पिछड़ा है? कहीं ना कहीं कहाँ कमियां रही है? जी देखिए, अगर हम कंपेयर हिसार से करें तो हिसार से निकले हुए हैं हम, और पहले डिस्ट्रिक्ट रहा है जिला हिसार, तो वहाँ पे प्रोग्रेस होनी स्वाभाविक था कि पहले से ही।
और उसके बाद में अगर हम कहें कि भिवानी का जन्म हुआ डिस्ट्रिक्ट के रूप में, तो जन्म के बाद थोड़ा टाइम, जैसे हमारे माननीय एडीसी साहब ने बताया कि कुछ टाइम तो लगता है। काफ़ी सुधार हुआ है, अग्रसर भी हैं, और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं इनका भी काफ़ी सहयोग चल रहा है इस टाइम पे। रहा कोविड काल में तो सभी का ही नए नए एक्सपीरियंस हुए हैं, हमें भी हुए हैं, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल्स में, कॉलेज में काफ़ी जो है चैलेंजेस थे, हमारे सामने भी आया, पेरेंट्स के सामने भी आए चैलेंज, तो उनको हमने बखूबी उनको डटकर उनका मुकाबला भी किया। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का रहा, तो स्टार्टिंग में जब कोविड की वजह से स्कूल बंद हुए तो उसमें ये एक बड़ा अहम जो है वो था, समस्या थी, लेकिन इस सब पे निदान पाया, बच्चों ने भी पूरी मेहनत की, पेरेंट्स का भी बड़ा सहयोग रहा और अध्यापक वर्ग का भी। और दूसरा कि हम रोहतक की बात करें कि 40 किलोमीटर पे रोहतक है जी। और फिर ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। हाँ, कंपटीशन में थोड़ा अगर एजुकेशन को माने तो हम थोड़ा पीछे हैं, वो भी काफ़ी हद तक अब जो है समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और आप एजुकेशन की बजाय जो है अगर दूसरे टॉपिक पे अगर हमारी स्वच्छता को ले, तो हमारे माननीय चेयरमैन साहब सामने बैठे हैं, इनके और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से जो है ना हमारा कहीं ना कहीं अच्छा रैंक आया है इसमें, सफाई में भी, स्वच्छता अभियान में भी। तो काफ़ी कुल मिला के जो है सुधार हो रहा है, एजुकेशन में भी काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। शेखावत साहब से बात करूँ सर, आपराधिक वारदातें जो बढ़ी हैं, स्वरूप भी बदला है अपराधों का, साथ ही साथ पुलिस की भूमिका भी बदली है कहीं ना कहीं। आपको नहीं लगता इस बदली हुई भूमिका में सामंजस्य स्थापित किया जाना बेहद जरूरी है? अब जिस तरह से जो आपराधिक श्रेणी में जो अपराध आते हैं, जो जिस तरह की चीजें आती हैं, आपको नहीं लगता कि अब सामंजस्य बैठा पाना काफी बेहद जरूरी है? चुनौतियां भी होंगी। नहीं, बिल्कुल, जैसा आपने बताया, आजकल जो हमारे नागरिकों की जो एक्सपेक्टेशन है पुलिस से, वो भी चेंज हुई है। पहले के अपेक्षा आज तुरंत पुलिस की सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारे लिए एक चुनौती है, साथ में सभी लोगों को संतुष्टि दिलाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा आपने बताया कि क्राइम में बढ़ोतरी, मैं कहना चाहूँगा कि भिवानी में पिछले 1 साल में डकैती और लूट के मामले और इवन चोरी के मामलों में भी काफ़ी कमी आई है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अपराध में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, परंतु अलग अलग तरीके के चैलेंजेस पुलिस के सामने आते रहते हैं। पुलिस बड़े मुश्किल एनवायरनमेंट में काम करती है, 24/7 की ड्यूटी होती है। साथ में जनता की एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ चुकी है, इवन मीडिया की स्क्रूटनी हो या जुडिशियल स्क्रूटनी हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन चैलेंजेस के बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरह से चैलेंजेस को फेस किया है, जिस तरह से एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करने की कोशिश की है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से डायल 112 की सुविधा सरकार ने लागू की है, 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस की तुरंत गाड़ी वहाँ पे पहुँचती है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती है। साइबर क्राइम जैसे जैसे बढ़े हैं, उसी तरह से हमारे लिए भी साइबर डेस्क की स्थापना की गई है, और लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि जिस तरह से जो नए नए हथकंडे अपराधी कार्य कर रहे होते हैं, हम भी उसी तरह से अपना स्किल अपग्रेडेशन करके ट्रेनिंग के द्वारा और उन अपराधियों को आइडेंटिफाई करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। भिवानी में जो जघन्य अपराधों की स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, और मैं बताना चाहूँगा भिवानी में कानून व्यवस्था में जो है लगातार प्रयास जारी रहेंगे कि भिवानी वासियों को बिल्कुल शांति और सुरक्षा का बावजूद इसके की तादाद जो है वो कम है, कहीं की पुलिस की नफरी की बात करें या दूसरे संसाधनों की सुविधाओं की बात करें, इसके बावजूद मान सकते हैं सर कि और बेहतर किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, ये हमेशा एक चैलेंज रहता है। संसाधनों की कमी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हमेशा मानी जाती है, परंतु पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी कमी है उसके बावजूद हमारे कर्मचारी लगातार 12-12 या 14-14 घंटे डेली की ड्यूटीज़ करते हैं और बड़े कठिन एनवायरनमेंट में भी ड्यूटी करते हैं। परंतु मैं आपको बस ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि फुल डेडिकेशन से, पूरे सिंसियरिटी से जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो उसमें काम में लगा हुआ है, और आपको कभी भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट किसी भी मामले में किसी भी डिपार्टमेंट से पीछे है। चलिए, उम्मीद भी है डॉक्टर सनील, क्योंकि थर्ड वेव की बात कही गई थी और जैसा मैंने बार बार जिक्र किया है कि अभी ओमिक्रॉन की अगर बात करें, प्रशासन को भी, आमजन को भी, तमाम लोगों को छक्का सा दिया था। अगर बीमारी की बात करें, अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें, किस तरह से लोगों के सपोर्ट की बात करें, लोगों के सहयोग की बात करें, चाहे वैक्सीनेशन की बात करें या फिर दूसरी तमाम सुविधाओं की बात करें, कहाँ खड़ा है भिवानी? रवि जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर हम थर्ड वेव से बचना चाहते हैं तो हमें 3 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो हम जो सरकार की जो
मुहिम चला रखी हर घर दस्तक के तहत भी हम हर स्वास्थ्य विभाग घर घर तक जा कर के कोविड वैक्सीनेशन फर्स्ट और सेकंड लगा रहे हैं और आपका सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन उस सहयोग हम चाहते हैं कि 100% रहे। सरकार ने भी कहा है कि अगर जिसने सेकंड डोज नहीं लगाई है वो बस में, सार्वजनिक स्थान पर, रेल में यात्रा नहीं कर सकता। ये आप क्योंकि सरकार आपके स्वास्थ्य के साथ बड़ी चिंतित है। तो सबसे पहले हम हमारा कोविड वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण का कार्य है उसको हम पूरा करें, तो हमारी जो डू लिस्ट है उसको हम पूरा करें। एक तो ये बात है जी। दूसरा है कि हम मास्क लगाएं। हमारा दिन में 2 से 3 हज़ार बारी मुंह या फेस पर हमारा हाथ टच होता है और हमारा हाथ जो हमें पता नहीं था ये सैनिटाइज है या नहीं है, इस पर किस तरह के कोई कीटाणु है या नहीं है, उसको टच होकर के एक माध्यम बनता है कि वो हमारे शरीर में वो कीटाणु अंदर चला जाता है। तो हम मास्क लगाएं। दूसरी बात, अगर हमारा हाथ टच हो जाता है जिसको पता नहीं लगता कि ये सैनिटाइज है, सरफेस स्टेराइल है या नहीं है, तो उसमें आपने सैनिटाइज़र रखें, उसको आपको हैंड को सैनिटाइज करें। हैंड सैनिटाइजर नहीं तो नियर बाई वॉश बेसन में सिंपल पानी से साधारण साफ से आप धोगे तो ये कीटाणु मर जाता है, क्योंकि ये लाइपोफिलिक होता है और इसका जो हमारा सोप है इस पर काफ़ी इसकी सरफेस को ख़त्म करके इसकी नेचर को पेनिट्रेशन की ख़त्म कैपेसिटी कर देता है। तो 3 बात अगर हम ध्यान रखें, हम कोविड वैक्सीनेशन करवाएं, 1 नंबर 2 हम मास्क लगाएं, 3 बार बार हम हाथ धोए या सैनिटाइज करें। अगर ये 3 बात हम साधारण से साधारण आदमी को समझ में भी आती है, ये प्रयोग में कर ले तो थर्ड लहर क्या चौथी लहर कोई सी लहर नहीं आएगी। हम बाकी और बीमारी से भी बचे रहेंगे, हमारा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारी जो पहली और दूसरी लहर का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा दुखदायी रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग आपसे सभी से प्रार्थना करेगा कि 3 बातों का ध्यान रखें, और 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो 100% तीसरी लहर नहीं आएगी। चलिए, प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज हरियाणा भी तमाम दर्शकों से यही अपील करता है अपने कार्यक्रम के माध्यम से, और लगातार हम अपील करते आए हैं SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर। राहुल जी, आपके पास आऊंगा। भिवानी की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मामूली बारिश के बाद जल भराव की स्थिति, पानी पानी हुआ भिवानी, लगातार देखते हैं हम। जब भी मामूली बारिश आती है उसके बाद पानी जो है वो कई दिन तक खड़ा रहता है। उसके लिए कोई वृद्धि योजना, उसके लिए कोई आगे की जो है आगामी योजना कोई इस तरह की कोई अख्तियार की गई हो, कोई बनाई गई हो? जी देखिए, किसी भी शहर में पानी क्यों खड़ा होता है, क्योंकि लैंडस्केप हमारा जो भिवानी है वो बाउल शेप्ड में है, इसी के कारण वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। तो ये आज की समस्या नहीं है, पहले से भी है। साथ में ये कहूँगा कि डेवलपमेंट बढ़ती गई, इमारतें डेवलप होती गई, रोड पक्के होते गए, जो पानी निकालने के जो पहले पुराने संसाधन थे वो ब्लॉक हो गए या किसी कारण से अब वो फंक्शनल नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि एक अटल मिशन रिजुनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत योजना सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई। इसमें क्या है, स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल। तो स्टॉर्म वाटर यानी कि जो बारिश का पानी है उसको डिस्पोज करके हम एक जगह लेके जा रहे हैं। तो अभी हमारा फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। जहां जहां फेज 1 कंप्लीट हुआ है, अभी हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब बारिश आई थी वहां पे पानी इकट्ठा नहीं हुआ था। जो फेज 2 है उसमें भिवानी की वो जगह हम कवर कर लेंगे जहां पे पानी इकट्ठा होता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं कहूंगा कि पानी इकट्ठा होने के बाद हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के एम्प्लॉइज, पब्लिक हेल्थ एम्प्लॉइज सारे कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर ये कोशिश कामयाब, ऐसे नहीं है कि पानी एकदम आ गया और 2 घंटे में निकल जाएगा, ये टाइम लगाता है। तो 6 महीने 6 घंटे 12 घंटे तक पानी इकट्ठा होने के चांसेस है। तो मीडिया भी उसमें सहयोग करे, ये नहीं कि 2 घंटे अगर पानी इकट्ठा है तो तभी रिपोर्ट निकाल दी। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 3-4 दिन तक कई इलाके ऐसे हैं सर, बाहरी इलाकों की बात करें, 3-4 दिन तक लोगों को काफी जो है पानी में मशक्कत करनी पड़ती है, काफी दिक्कतों का सामना करना। जी, वो जो इलाके हैं वो अमृत के फेज 2 में अब कवर हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारा फेज 2 शुरू होएगा और खत्म होएगा तो मैं आशा करता हूं वहां पे अब पानी इकट्ठा नहीं होगा। राजवीर जी, आमजन की क्या भूमिका हो सकती है शहर के विकास के लिए, पूरे जिले के विकास के लिए, इलाके के विकास के लिए, क्या मानते हैं आप? देखिए, विकास के लिए सबसे अहम भूमिका जो है आमजन की होती है। योजनाएं तो सरकार लेकर आती है, लेकिन उसमें सहयोग करना आमजन का भी कार्य है।
और आमजन उसमें सहयोग करता भी है। आमजन की अगर बात करें, उद्योगपतियों की अगर बात करें, तो आपको जो है ध्यान होगा कि आमजन की या उद्योगपतियों की वजह से ही भिवानी, अगर हम प्लास्टिक सेक्टर की बात करें तो प्लास्टिक सेक्टर में नंबर 1 रह चुका है। हमारा जो है ना सबसे उत्तरी भारत की सबसे बड़ी मार्केट रही है। दूसरा, अगर आमजन की मेडिकल सुविधाओं की, जैसे सांडिले जी ने अभी जो बताया कि अगर आमजन सहयोग करे तो ये भी एक विकास का हिस्सा है। आमजन सहयोग करे तो हम जो अभी जो ओमिक्रॉन से भयभीत हैं लोग, उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, जो अभी हमारे एडीसी महोदय ने कहा कि भाई पानी के भराव की, उसमें भी आमजन का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमारे घरों के सामने से, हमारी दुकानों के सामने से नालियां गुजर रही हैं, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम उसको जो है ना कम से कम साफ, नीट एंड क्लीन रखें ताकि उसमें पानी ब्लॉकेज न हो। कई ऐसे बोरवेल हैं जो कि हमने अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है अपना उनको बंद कर दिया है, तो उनको भी जो है ना आमजन का सहयोग होना चाहिए कि जहां पर भी हो सके वो सहयोग करे ऐसे मामलों में। चलिए, तमाम लोगों से यही उम्मीद है और प्रशासन से, हुक्मरानों से यही उम्मीद है, यही अपील है कि इस तरह से शहर को जितना विकसित होना चाहिए था वो उसका विकास भी किया जाए। सरकारी योजनाओं की उसी तरह से गारंटी दी जाए, सरकारी योजनाओं उसी तरह से इंप्लीमेंट की जानी चाहिए जिस हिसाब से उनको क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। Presented by Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani, the most premier CBSE school in Bhiwani. Education partner, Bhiwani Public School, laying foundation for the child's success. ICS Coaching Center, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। फूड पार्टनर, लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का। वेन्यू पार्टनर, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी।